हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स से चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है ग्रेविटेशन, उसको हम वन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम करेंगे कंप्लीट ग्रेविटेशन चैप्टर। इस वीडियो का मेन टारगेट रहेगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से अपने चैप्टर को। तो ये तो आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन आइए हम समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन कहाँ से आया था। In 1966, Newton saw an apple fall on the wondered why did it fall and straight down. He realizes a force must pull object toward the earth, the same force that keeps planet in orbit. He named this force gravity, leading to the one of the greatest scientist discovery. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 1966 में जो न्यूटन थे ना, वो एक एप्पल को देखे जो कि एक पेड़ से गिरा था। तो वो सोचने लगे कि ये एप्पल कहाँ से गिरा, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक जो फोर्स है वो पुल कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसको धक्का दे रही है, फिर से नीचे आ जा रहा है। तो उन्होंने उस फोर्स का नाम क्या दिया, ग्रेविटी। और इसी के कारण ये बड़े साइंटिफिक डिस्कवरी की है, जिसका नाम था क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके चैप्टर में नहीं है, आपका चैप्टर स्टार्ट होगा इस टॉपिक से जो कि आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर इस वाले टॉपिक से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पर इसलिए बता रहे क्योंकि चैप्टर में यूज होगा इसको। तो आइए अब चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये भी आगे यूज होगा टॉपिक। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझ लीजिए क्या होता है। अ स्टोन ट्राइड टू अ थ्रेड मूविंग इन अ सर्कुलर ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर। अगर कोई भी स्टोन को लेकर अगर उसको हम धागे से बांध कर, ऐसे देखिए, अगर कोई भी स्टोन है, यहाँ पर हम इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्टोन है और इसे हम धागा से बांध कर अगर गोल गोल घुमाएंगे तो उसके चारों तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीपिटल नाम का एक फोर्स लगेगा जो कि उसको हेल्प कर रहा है घूमने में। वही फर्स्ट पॉइंट आपका है। सेकंड पॉइंट आते हैं एग्जांपल, अर्थ का एग्जांपल दे रहे हैं। अर्थ ग्रेविटी प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मून ऑर्बिट। जो मून है ना, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ तक घूम रहा है, तो उसी मून के ऑर्बिट के लिए हमारा जो अर्थ का ग्रेविटी है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इसी कारण, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी ने उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो इसी कारण आपका क्या होता है, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है। सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व कांस्टेंट डायरेक्शन चेंज अल्टरनेटिंग वेलोसिटी। एक किस टाइप का मोशन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक सर्कुलर मोशन में होता है। किस मोशन में होता है, वो एक सर्कुलर मोशन में होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंश्योर द सर्कुलर मोशन प्रिवेंटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मूविंग स्टेट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है ना, तो उसको क्या कर देगा, उसको सर्कुलर मोशन में घुमा देता है। वो कौन सा है, वो उस फोर्स का नाम है, उस फोर्स का नाम है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। द मून्स ऑर्बिट इज़ मेंटेन बाय द अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी मून का ऑर्बिट है वो अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पर सिंपली समझा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना नहीं है, सिंपल से जानना है कि जो मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी जो है वो उस पर क्या लगा रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, उसी के कारण क्या कर रहा है, घूम पा रहा है, यानी चक्कर लगा पा रहा है हमारे अर्थ का मून। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम नाम देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ये दोनों स्लाइड जो है इसको आप ना ही याद करें तो ठीक रहेगा। बस आपको एक बात जानना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कि सेंट्रीपिटल के फोर्स के ही द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, रिलीज़ करता है या फिर देता है, जिसके अराउंड घूम रहा होता है। यानी कि यहाँ पे जो मून है इस सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है अर्थ के तरफ। किसके अराउंड घूम रहा है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो अर्थ की तरफ क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और जिसको मेंटेन कौन कर रहा है, आपका ग्रेविटी। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या है चैप्टर का स्टार्टिंग, यही पॉइंट है, ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन का मतलब बताया गया है कि ग्रेविटेशन क्या होता है,
या फिर ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किससे कर रहे हैं? ग्रेविटी से। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना है, क्या कि जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी बात को आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशन एक क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब आते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ग्रेविटेशन का मतलब सबने समझ लिया। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी दो बॉडी के बीच में। एग्जाम्पल पे आते हैं। द फोर्स दैट कॉज द बॉल टू कम डाउन इज नोन एज ग्रेविटी। जो फोर्स किसी भी बॉल, कोई भी बॉल अगर हमने ऊपर फेंका है तो उस फोर्स को जो भी नीचे ला रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी कीप द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो ग्रेविटी होता है वो प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने में क्या करता है? हेल्प करता है। ग्रेविटी इन द फोर्स कॉज और रॉक टू रोल डाउन। ग्रेविटी जो है ना, वही कारण है कि कोई भी अगर पत्थर होता है, कोई भी पत्थर ज़मीन पे क्या करता है? रोल करता है या फिर राउंड करता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी कारण है। तो इस पेज पे हमने क्या समझा? इस पेज पे हमने ग्रेविटेशन के बारे में समझा। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या समझा? जो भी चीज़ है जो कि किसी भी बॉल को जो ऊपर हम फेंक रहे हैं तो उस बॉल को नीचे ला रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो सन के अराउंड किसी भी प्लैनेट को घूमने में हेल्प करता है। और क्या करता है? ग्रेविटी के कारण कोई भी जो रॉक है वो ज़मीन पे क्या करता है? रोल करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। एग्जांपल यानी कि कुछ यहाँ पर केस थे। केस आपको समझ आ गया होगा। इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है क्या कि ग्रेविटेशन क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम समझेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मैं बोलता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये स्टेटमेंट तो आपको याद रखना है, पूरा स्टेटमेंट आपको लर्न रहना चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं क्या बोलता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Newton's law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object by a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट बोलता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, उन तीनों के बारे में समझा था। तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं कि न्यूटन का फोर्थ लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना दिया हो, अगर फोर्थ लॉ दिया हो, तो उसका भी मतलब यही रहेगा। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। जो फोर्स क्या होता है? जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। इसका मतलब आपको नहीं समझ आएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के और उन दोनों के क्या हो? प्रोडक्ट के। मास के स्क्वायर को और मास के यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, उसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए। जो भी फोर्स होगा, पहले इसका मतलब समझिए, आइए कॉन्फ्यूज ना होगी आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, और जो फोर्स होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के, यानी प्रोडक्ट के, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर को, उसको स्क्वायर जो डिवीजन में होता है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है क्या? लेट अस, क्या यहाँ पे समझिए इसका क्या मतलब है। लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर। यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि हैं m1 और जिनका मास है m1 और m2 और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग से उन दोनों का अट्रैक्शन क्या होगा, तो उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में, यानी यहाँ से लेकर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस तक, यहाँ तक हमने क्या समझा
कि उन दोनों के जो मास है, यानी कि जो हमने मास यहाँ पर क्या माना, मास हमने माना m1 और m2, इन दोनों के मास का क्या है, इन दोनों के मास का क्या है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। और क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शनल है हमारे फोर्स का। वही क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोर्स क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के। और हमने सेकंड स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, जो फोर्स है वो दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हमने यहाँ पर उसके बीच का डिस्टेंस मान लिया r, तो इस r के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका फोर्स है। यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जान रहे होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जो लेफ्ट वाला है वो अगर इंक्रीज करेगा तो राइट वाला भी इंक्रीज करेगा। इन्वर्सली यानी कि अगर लेफ्ट वाला इंक्रीज करेगा तो राइट वाला डिक्रीज करेगा। ये होता है कि आपका डायरेक्टली और इन्वर्सली के बीच का रिलेशन। तो आपने यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या समझा। आइए यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। इसमें सिंपल सा क्या है, आपके पास क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हम मान रहे हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। क्या है दोस्तों, डिस्टेंस इन दोनों का r है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स क्या होगा, इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन में, यानी इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के और मास के मल्टीप्लिकेशन के और जो इसका डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के, उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पर है, इसको हटाने के लिए हमको कोई भी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम इसको हटाने के लिए हम एक जी नाम का कांस्टेंट लगा दिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे आपका फाइनली फार्मूला आ गया है यहाँ पर किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंपली इस फार्मूले के बारे में बात किया था, और इस फार्मूले को आपको याद करना है क्या, कि Gm1m2/r²। यही क्या स्टेट करता है, आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार और स्टेटमेंट पढ़ देते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिवर्स में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, और जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट से, और उसका उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपका फाइनल फार्मूला आता है क्या, F = Gm1m2/r², जहाँ पे G क्या है, जहाँ पे G आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है, और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11। इसका यहाँ पर जो वैल्यू है ना, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि क्या होता है इसका वैल्यू। तो इस वैल्यू को लर्न कर लीजिएगा क्या, कि 6.67 × 10⁻11। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ आ गया होगा। सिंपल सा इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है यही फार्मूला, और कुछ नहीं याद रखना है। यहाँ पर जी का मतलब समझना है। जी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपका है 6.67 × 10⁻11। अब आते हैं इसका यूनिट क्या होगा। हमने यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा जी, इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट हम सिंपल सा फाइंड करेंगे उसके फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला क्या है, F = Gm1m2/r²। तो हमारे यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और जी का हमको पता नहीं यार, m1 m2 यानी कि दोनों के मास का यूनिट होता है kg, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा kg²। r का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी जो आपका मीटर का स्क्वायर है वह न्यूटन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, kg आपका नीचे चला जाएगा। तो आपका यहाँ पर फाइनल यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यानी कि यहाँ पर मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ कि जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² आपका यहाँ पर किसका, जी का यूनिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जी का यूनिट क्लियर होगा। यहाँ पर मैं सारा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई दे, समझ में आया आपको। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एक फार्मूला यानी F = Gm1m2
अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला अपने पास नोट करके रख लीजिए। अब आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे आपके पास आ जाता है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इवन थ्रो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। क्यों? हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या उसके पीछे का कारण, लेकिन जो अर्थ है वो सन के पास क्यों नहीं जा रहा है, सन से एकदम इक्वल डिस्टेंस में ही क्यों होकर वो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने क्या समझा, हमने समझा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जब अर्थ घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिलीज कर रहा है जो कि यहाँ पर सन के अराउंड घूमने में हेल्प कर रहा है, और उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो समझ गए क्या होता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है लेकिन सन के पास क्यों नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स सन क्या जाता है, अर्थ जो होता है वो सन के पास नहीं जाता है। कारण क्या है, कारण आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी तक हमने समझ लिया इतनी बातें। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस चैप्टर में हार्ड आते हैं थोड़े, लेकिन आपको कैलकुलेशन के कारण कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्या इस क्वेश्चन को करते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम आर रिड्यूस्ड टू हाफ। दो ऑब्जेक्ट के बीच का हमको क्या निकालना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का हमको निकालना है यहाँ पर क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आधा कर दें, यानी जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है उस r को हम r/2 कर दें, तो हम कैसे उसके बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो सिंपली हम क्या जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पर r स्क्वायर की जगह पुट करेंगे r/2 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर जब r/2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जो 4 रखा वो ऊपर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, 4/r का स्क्वायर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4/r का स्क्वायर, यानी कि जब r का स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का होगा, घटेगा। क्लियर हो गया आपको, यही आपको क्या जानना था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आता है कि हम कुछ आधा कर दिए, कभी रेडियस को आधा कर देगा, कभी फोर्स को आधा कर देगा, तो उन सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हमको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास दिया गया, यहाँ पर क्या दोनों का मास दिया गया हमको, और उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्या, Gm1m2/r², और इनका वैल्यू पुट करेंगे और हम यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है और आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका बताना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा उसका क्या इंपॉर्टेंस है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमको, यानी हमारे जो अर्थ हमको हमारे अर्थ से क्या करता है, जोड़े रखता है। यानी कि कोई भी अगर इंसान अर्थ पे खड़ा रहेगा तो उसको अर्थ के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट क्या आता है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो मून का मोशन, जब मून हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है ना, उसका मोशन भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आता है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है तो वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी, मून के कारण जो सी में यानी समुद्र में जो भी टाइड्स बनते हैं ना, वो भी क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल के कारण, यानी ग्रेविटी फोर्स के कारण ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे, आपको अपने नोट्स में लिख देना है इन सारे इंपॉर्टेंस को। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ को समझा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ये भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए इसको समझते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो जी क्या है, जी आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास, अर्थ का मास। हम यहाँ पे हम कुछ लेट कर रहे हैं, यानी जो आपका जी तो पता है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हम यहाँ पर कैपिटल एम ले रहे हैं जो कि अर्थ का मास मान रहे हैं, और स्मॉल एम ले रहे हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, और वो जो कि कहाँ रह रहा है, जो कि अर्थ पे रह रहा है। और यहाँ पर हम कैपिटल आर मान रहे हैं, क्या अर्थ का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर मान रहे हैं। तो क्या होगा, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है उस पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी के, वो क्या होगा।
यानी कि जो फोर्स पता है ना, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स पढ़ा था आपने ना, फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था। तो अब इससे हम इक्वेट कर देंगे, जब यहाँ पर हम मास इनटू ग्रेविटी को हम इस एक्चुअल फार्मूले के साथ जब इक्वेट करेंगे तो आपके सामने दिख रहा है क्या कि जो मास इनटू ग्रेविटी है वो Gm1m2, यानी कि G2 आपका कांस्टेंट है, m क्या है, m1 की जगह पर हम कैपिटल M ले लिए जो कि अर्थ का मास है, और स्मॉल m यानी ऑब्जेक्ट का मास, यहाँ पर r कैपिटल R क्या है, अर्थ का रेडियस है। तो यहाँ से जो हमने इक्वेट किया क्या आया, mg क्या हो जाएगा, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस m को नीचे भेज देंगे, यानी कि r स्क्वायर के साथ अगर m जाएगा तो इस m से ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो g का वैल्यू है, g का वैल्यू क्या आ रहा है, Gm अपॉन r स्क्वायर, जो कि फाइनल वैल्यू क्या होता है, g का फाइनल वैल्यू होता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो Gm अपॉन r स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। अगर डेरिवेशन पूछेगा तो ऐसे करके आपको 2 स्टेप में डेरिवेशन करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और तीसरे में आपका आंसर ला देना है। यहाँ पे हमने टोटली 2 फार्मूला का यूज़ किया। पहला फार्मूला क्या है, F=mg का, और इसका हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला का यूज़ किया, और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, g। तो अब बात मेनली क्या है कि g होता क्या है, जो हमने g का वैल्यू निकाला है g होता क्या है। तो g आपको यहाँ पर लर्न रखना है कि g को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ पे, किसी अर्थ प्लैनेट में हम जो बात कर रहे हैं g की नहीं, तो अर्थ के प्लैनेट पे जो g होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसको हम एक नाम से जानते हैं, स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं जी से। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। अगर आप अर्थ का कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या आएगा आपका, ऐसे करके हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी कि क्या फाइंड करेंगे हम, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे फाइंड कैसे करेंगे, ऐसे सारा हम यहाँ पर मेथड लगा के अगर फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर सब ज़्यादा झंझट नहीं रखना है। आपको सिंपल से याद रखना है क्या कि अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू होता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, ये भी आपको लर्न रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पर समझ लिए इतना। अगर आपको कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको सिंपल से इसको बस लर्न रखना है। अगर कोई अलग प्लेनेट का आ जाए तो आपको ऐसा करना है, अगर आएगा भी तो आपको वहाँ पे क्या देगा, आपको वहाँ पर उस प्लेनेट का सब कुछ देगा, उसका रेडियस और मास देगा। तो आते हैं आपकी इस पर वेरिएशन ऑफ जी। जो जी का वैल्यू होता है ना वो अर्थ पे बहुत ही वैरी करता है, यानी अलग अलग निकलता है। अर्थ के इक्वेटर पे अलग रहेगा, पोल पे अलग रहेगा, हाइट बढ़ने पे अलग रहेगा, हाइट घटने पे अलग रहेगा। तो आइए समझ लेते हैं अल्टीट्यूड, यानी जब हम हाइट बढ़ाएंगे तो हमारे जी का वैल्यू कैसे वैरी करेगा। जब हम हाइट बढ़ाते हैं ना तो जी डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द अर्थ रेडियस इंक्रीजेस। जब हम हाइट बढ़ाएंगे तो जी क्या होगा, जी आपका कम हो जाएगा जब आप अर्थ सरफेस से दूर जाते जाएंगे, यानी जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर जाते जाएंगे तो जो जी का वैल्यू होगा वो कम होते जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है अर्थ का वो बढ़ रहा है। हमने यहाँ पे क्या समझा, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो अगर आप जब रेडियस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसी के कारण क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जी होता है वो कम होने लगता है। इसी के कारण जब आप हाइट बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। अब आते हैं किस पे, डेप्थ, यानी जब आप गहराई में जाते हैं, अर्थ पे अगर गड्ढा खोद के अब अंदर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या रहेगा। यहाँ पे आपको ये लर्न रखना है कि जी घटेगा। जब आप डेप्थ में जाएंगे ना तो जी क्या होगा, जब डेप्थ में जाएंगे तब भी जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जी तब भी क्या होगा, घटेगा जब डेप्थ में जाएंगे। क्या यहाँ पर है, जी डिक्रीजेस एज यू मूव डीपर इनटू द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ मास डिक्रीजेस फास्टर देन द इट्स रेडियस। जब आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी ना होगा, जो जी होगा वो भी घटेगा, क्योंकि अर्थ का जो मास होगा वो अर्थ का मास तो कम होता जाएगा। तो जी भी क्या होगा, कम होता जाएगा रेडियस से फास्टली। हमारा क्या होगा, अर्थ का मास कम होगा। यानी कि हमने क्या समझा, आपका जो फोर्स होता है क्या होता है, m1 मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप मास को कम करेंगे तो आपका जो फोर्स होगा, फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो यही फार्मूला लग रहा है कि जब आप अर्थ का मास कम हो जा रहा है, जब डीप में जा रहे हैं ना, गहरा कूद रहे हैं, तो आपका जो अर्थ का मास होता है वो कम होते जाता है। इसी के कारण आपका जी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कम होते जाता है। हमने यहाँ पर 2 फैक्टर पढ़ा। पहला अल्टीट्यूड, यानी जब आप हाइट बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू क्या आता है,
घटता है। और डेप्थ यानी जब आप गड्ढा खोद के नीचे जाते हैं अर्थ के अंदर तो भी जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट आ जाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी जो आपके अर्थ के ऊपर, ये आपका अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे जो आप देखते होंगे मैप में कि लाइनें होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी आपका जो जी का वैल्यू है वेरी करता है। तो क्या होता है, वेरी करता है। तो जो जी होता है बढ़ता है कहाँ पर, इसको आपको लर्न रखना है, याद रखना है। जो जी का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है पोल पे। कहाँ पे, जो यहाँ पर पोल होता है, पोल जानते हैं ना क्या होता है, जो अर्थ का यहाँ पे जो टॉप का यानी जो यहाँ पर टॉप में जो पोल्स है, यहाँ पे जो पोल्स हैं, इन दोनों पे क्या होता है, जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। और जी का वैल्यू कम कहाँ होता है, और जी का वैल्यू जो होता है लोअर है यानी कम होता है कहाँ पर, इक्वेटर पे। यहाँ पे कम होता है इक्वेटर पे, जो जी का वैल्यू होता है वो कम होता है। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर यहाँ पर जो अर्थ का मिड लाइन, मिड लेटीट्यूड है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी 0 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। किसमें, ज्योग्राफी में। इस इतना आपको समझ आया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे। हमने क्या समझा, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जब आप पोल्स पे जाएंगे, जब पोल्स पे जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, और जब आप इक्वेटर पर रहेंगे तो जी का वैल्यू घटेगा। किस कारण, क्योंकि जो अर्थ है ना वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। आपको पता है कि अर्थ क्या है, एक ओवल शेप का है। किस शेप का है, ओवल शेप, यानी कि उसके ऊपर से और नीचे थोड़ा थोड़ा क्या है, चपटा है। इस पहला कारण क्या है कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। द अर्थ ब्लजेस एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। जब यहाँ पर जो अर्थ है वो ब्लज कर रहा है यानी जब चपटा हो गया है तो इक्वेटर पे जो रेडियस अर्थ का है वो बढ़ जा रहा है, और पोल पे जो रेडियस है वो कम हो जा रहा है। यही कारण है कि जो जी का वैल्यू है पोल पे ज़्यादा रहता है और इक्वेटर पे कम रहता है। तो हमने यहाँ पर वेरिएशन पढ़ लिया, जी में क्या क्या वेरिएशन होती है, 3 वेरिएशन। यानी जब आप एल्टीट्यूड यानी जब आप हाइट बढ़ाएंगे तो जी का वैल्यू कम होगा, जब आप डेप्थ यानी गहराई में जाएंगे तो जी का वैल्यू कम होगा, और जब आप पोल पे रहेंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, और जब आप इक्वेटर पर रहेंगे तो जी का वैल्यू घटेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, वही जो हमने पढ़ा कि क्यों पोल पे, क्वेश्चन क्या है, वाई डज द बॉडी रीचेस द ग्राउंड क्विकर एट द पोल्स एंड देन द इक्वेटर ड्रॉप्ड ऑन द सेम हाइट। जब किसी हाइट पे ले गए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, और जब वहाँ से आप उसको छोड़े तो पोल पे वो बहुत फास्ट आ गया और इक्वेटर पे स्लो आया। इस किस कारण है, किस कारण है, क्योंकि जो जी होता है पोल पे वो ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, इसी कारण है। यही सिंपल सा आप रीजन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सरफेस शुड बी। एक प्लैनेट है जिसका मास है, उसका मास हम आधा कर दिए हैं अर्थ के मास से, और जिसका रेडियस भी हम आधा कर दिए हैं। तो हमको बताना है कि क्या जी यानी क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी ग्रेविटी का क्या उस पर वैल्यू है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे आगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है तो ऐसे पुट करने रह देंगे, और यहाँ पर जो आपका एम है, एम का वैल्यू एम अपॉन 2 हो गया है यानी कि हाफ हो गया, तो सिंपली आप एम के जगह पे एम अपॉन 2 पुट करेंगे। और आर का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर आर की जगह पुट करेंगे आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस प्लेनेट का वो अर्थ के ग्रेविटी से क्या होगा, 2 गुना होगा। क्या होगा, उसके अर्थ के ग्रेविटी से 2 गुना होगा, यानी 2 इंटू जी होगा उस प्लेनेट का, जिस प्लेनेट का आपने जी निकाला है। यानी अगर आप जी डैश निकालते हैं ना तो 2 इंटू जी होगा आपके अर्थ से। तो ये इससे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। मैं सारा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आप सॉल्यूशन अच्छे से देख पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी आपने समझा वो सब आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या है, अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा डिफरेंस लिखने के लिए, बड़ा जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो उन दोनों का डेफिनेशन यानी उन दोनों का मतलब लिखेंगे। तो बड़ा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और छोटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर जगह पे यूनिवर्स में, और ये क्या करता है, ये बदलते रहता है यानी वेरी करते रहता है प्लेनेट टू प्लेनेट। इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11। इसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो अब आ जाते हैं दोस्तों का, अब यहाँ पर हम हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछिए। अब चलते हैं हम हाफ ऑफ द चैप्टर की तरफ।
जो कि क्या जब पढ़ेंगे हम क्या मास के बारे में और वेट के बारे में। तो आइए मास और वेट को समझते हैं कि मास और वेट क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे मास के बारे में, आगे हम मास में। मास क्या होता है, मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसी को हम जब मेजर करते हैं या फिर मापते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मास। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी यानी किलोग्राम। किसी भी द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे जो बॉडी का मास होगा वो चेंज नहीं करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मास समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि आपका है वेट। वेट क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, तो वो जब उसको मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ वेट इज़ गिवन बाई, कैसे हमने निकाला वेट का फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी यानी एम जी डब्ल्यू। वेट क्या एक टाइप का फोर्स है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है, जहाँ पे जी का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन पर के जी स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर कि वेट कैसे, वेट क्या होता है। वेट सिंपल सा किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं वेट। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, जहाँ पे जी का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन पर के जी स्क्वायर। एज वेट इज द फोर्स इट्स एसआई यूनिट ऑल्सो द सेम दैट कैन फोर्स एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। जैसे ही फोर्स वेट का एक टाइप का फोर्स है तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो वैसे वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का भी यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, इट डिपेंड ऑन द मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द मास मे नॉट चेंज बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज चेंज टू द प्लेस टू प्लेस। ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो चेंज नहीं करता लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है, तो उसी के कारण आपका वेट भी चेंज होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम टू द वेट ऑन द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे जो होगा ना वो अर्थ पे जितना होगा उसके 1/6 टाइम होगा। जब हमने यहाँ पर वेट के बारे में समझा, वेट क्या होता है, वेट सिंपल सा होता है जितना भी फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी को हम बोलते हैं वेट। क्लियर है वेट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका। अगर यहाँ तक आपको वेट और मास भी क्लियर हो गया है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि क्लियर है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, आगे डिफरेंस लिखना है मास और वेट के बीच में, जो कि आप लिख लेंगे। मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है, मास हर जगह पे सेम रहता है। वेट क्या होता है, चेंज करता है हर जगह पे। मास को हम मेजर करते हैं ट्रेडिशनल बैलेंस के अकॉर्डिंग, और जो वेट होता है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। जो मास का यूनिट होता है किलोग्राम होता है या फिर ग्राम होता है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन होता है। जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट तुम्हारा जीरो हो सकता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है। तो मास क्या होता है, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता लोकेशन के अकॉर्डिंग, और वेट जो होता है ना वो चेंज करता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंस भी समझ लिया। अब आते हैं क्या क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इफ द hypothetical case if the diameter of the earth become half of its present value and the mass become 4 times of its present value, how would the weight of any object on the surface of earth be affected। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज करेगा मास के अकॉर्डिंग और अर्थ का जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग, जो कि एक हाइपोथेटिकल केस बन रहा है। और जब हम अर्थ का डायमीटर है उसको हम आधा कर दें या फिर हाफ कर दें उसके प्रेजेंट वैल्यू, यानी जो उसका जो प्रेजेंट का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है उसको अगर हम आधा कर दें और उसका जो मास है उसको हम 4 टाइम कर दें, इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है रेडियस को हम कर दे रहे हैं आधा और मास को हम कर दे रहे हैं 4 टाइम। तो हमको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Gm/r²। m के जगह 4m पुट करेंगे और r² के जगह पे r/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा क्या 16G आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 टाइम G यानी 16 टाइप अर्थ का ग्रेविटी के हो जाएगा। क्लियर है आपको इतना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका क्या है,
जो कि आपका है वेट ऑन द मून। मून पे क्या वेट रहता है। सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो वेट मून पे रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे देखना है तो उसको क्या करेंगे, ग्रेविट G(m) इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम, यानी कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसको जो मून का मास है उससे और जो ऑब्जेक्ट का मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मून का रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका यहाँ पर जो वेट होगा मून पे वो निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ पर एम का वैल्यू क्या है, मास ऑफ द मून, और एम का वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है। तो यही आपको सिंपल सा लर्न करना है, याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं वेट ऑन द अर्थ पे वेट कैसे। तो अर्थ का वेट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग द वेट। इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपका ये है, सिंपल से आपको लर्न करना है कि जो मून होता है, मून पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो अर्थ पे 1/6 टाइम होता है। यही आपको लर्न करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे उसी के साथ क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वेट ऑफ एन 80 kg मैन ऑन द मून सरफेस। मून के सरफेस पे हमको 80 किलो के आदमी का वेट निकालना है। तो आई निकालते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो 80 किलो का आदमी है, ग्रेविटी जी क्या होता है, जी होता है G/6, यानी कि अर्थ के 6 टाइम मल्टीप्लाई कर G/6 होता है। अर्थ को अगर हम अर्थ का जो होगा उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम अर्थ का मान ले रहे हैं क्या 9.8 होता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं क्या 10। जब यहाँ पर हम 10 मानेंगे तो 80 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 6 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वेट क्या आ जाएगा, वेट आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 3। तो हमने यहाँ पर वेट निकाल लिया। और यहाँ पर मास भी पूछा है, तो मास क्या होता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर मास क्या रहेगा आपका, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप SW में कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, when an object is thrown upward it reaches certain height then it start falling down toward earth, it is because of the earth's gravitational force exerts on it। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट पे जाकर फिर से नीचे आने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। सिर्फ इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये अर्थ के इन्फ्लुएंस में गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको पता होगा क्या, जो आपका यहाँ पे जो होता है ना ग्रेविटेशन चैप्टर में, यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v = u + at, यहाँ पर हम ए की जगह पुट करते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है जी। तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका v = u + gt। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, h = ut + ½ at स्क्वायर, सॉरी h = ut + ½ gt स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, v² = u² + 2gh। यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता ही होंगे। यहाँ पे आप देखिए g का वैल्यू क्या है, जब आप ऊपर के साइड जाएंगे तो g का वैल्यू प्लस में रहेगा, जब नीचे के साइड आएंगे, जब नीचे के साइड जाएंगे तो g का वैल्यू प्लस में रहेगा, और ऊपर के साइड जाएंगे तो g का वैल्यू माइनस में रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आ गया क्या, कि अगर किसी भी स्टोन को हम ऊपर फेंक रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं 20 मीटर के टावर से, तो हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि नीचे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी हाइट क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा -20 लेंगे। और यहाँ पर जो u यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, v आपको फाइंड करना है, और ए क्या होगा, ए आपका हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली पहला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यानी v² - a² = 2as। आप यहाँ पर ए की जगह पे आप जी पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका ए क्या है, ए आपका है -10 और बी एस क्या है -20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली वी का वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या, ऑन द अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन द हाइट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस व्हाइल अनदर स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, विच स्टोन विल रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट एंड व्हाई। यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस के पैरेलली एक स्टोन को लेकर गिराया जा रहा है और एक अर्थ के सरफेस से गिराया जा रहा है।
तो हमको फाइंड करना है कि कौन सा स्टोन पहले गिरेगा नीचे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों स्टोन क्या होंगे, दोनों पत्थर एक ही साथ ग्राउंड पे गिरेंगे। क्या रखना है, अगर किसी भी दो पत्थर को गिरा रहे हैं तो दोनों एक ही साथ ग्राउंड पे गिरेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और इसको अपने आप से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि अगर सारा ही क्वेश्चन आपको बताते जाओ तो आप कुछ अपने हाथ से ही करो, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है, आप इसको देखकर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केपलर लॉ, जो कि ज़्यादा गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इनके लॉ का नाम याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आइए हम समझ लेते हैं क्या होता है केपलर लॉ। केपलर ने फर्स्ट लॉ दिया था केपलर का ऑर्बिट का लॉ, क्या लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसलिए क्या बोला था, प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन ओवल शेप्ड पाथ कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन लोकेटेड एट द वन ऑफ द टू फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकाई। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक ओवल शेप के ऑर्बिट में घूमता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। और आप जानते होंगे कि सन के पास क्या है, दो फोकस है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दो फोकाई। तो पहले लॉ में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताए थे, सिर्फ और सिर्फ बताए थे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के बारे में। दूसरे लॉ में क्या बोला था, लॉ ऑफ एरिया, यानी इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें लॉ ऑफ एरिया में इन्होंने क्या बताया था, अगर आपका यहाँ पर सन है और कोई भी प्लैनेट यहाँ पर घूम रहा है, तो इन्होंने लॉ ऑफ एरिया में बताया था, अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पर है और अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पे, अगर वहाँ से यहाँ पर आ जाता है, प्लैनेट ए है और यहाँ पर बी पोजीशन पे आ जाता है, तो जो एरिया इसने क्या किया, यहाँ से जो चल के आया ना, तो इसके कुछ एरिया क्या किया, स्विप किया। तो जो ये एरिया होगा, ये एरिया किसकी इक्वल होगा, जितना एरिया यहाँ पे स्विप किया होगा, जितना एरिया यहाँ पे स्विप किया होगा उसके इक्वल होगा। समझ आया। इसी को ही सेकंड लॉ में बोला था इन्होंने। थर्ड लॉ आते हैं पीरियड का लॉ। पीरियड के लॉ में आपको सिंपली याद रखना है, द टाइम ऑफ a planet take to complete one orbit around the sun is related to the distance from the sun, simplifically square of the time. Orbital period is proportional to the cube of the average distance from the sun. कोई भी प्लैनेट का टाइम लगता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में सन के अराउंड, वो रिलेटेड किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेट करता है डिस्टेंस, सन से कितना दूरी पे है, डिस्टेंस से रिलेटेड करता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो इस टाइम का स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के। तो यही सिंपल तो थर्ड लॉ में बताया था। तीन लॉ में सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं आपको, तो इसको समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं थ्रस्ट, यानी कि यहाँ से बोल सकते हो ना, ग्रेविटेशन आपका ख़त्म हो गया है। ये क्या है, फ्लूइड का चैप्टर, किसका, फ्लूइड का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसको एक नया चैप्टर बनाना चाहिए, लेकिन अब एनसीईआरटी ने एक ही में रख दिया है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली। मैं आपको समझा देता हूँ कि थ्रस्ट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के फॉर्म में, तो उस फोर्स का नाम एक दे दिए, क्या, उस फोर्स का एक स्पेशल नाम बना दिया है थ्रस्ट। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि ये भी एक टाइप का फोर्स है। सिंपली थ्रस्ट के बारे में जानना है कि थ्रस्ट का एक परपेंडिकुलर फोर्स है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट किसी भी एक यूनिट एरिया में लग रहा होता है तो उससे हम बोलते हैं प्रेशर कैसा यूनिट होता है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सामने, किस क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए। वाई डज द शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। क्यों जो चाकू होता है, वो जो धार उसका जो ज़्यादा चोक होता है ना, वो क्यों जो ब्लंट नाइफ है जिसका जो धारा होता है वो ज़्यादा शार्प नहीं होता है, वो क्यों जल्दी से कट करता है, और जो जिसका नहीं होता है वो क्यों लेट में कट करता है। तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर गिवन है। कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब हम आते हैं डायरेक्टली अब नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या आपका प्रेशर इन फ्लूइड। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रेशर इन फ्लूइड, यानी फ्लूइड में क्या प्रेशर रहता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के वेट के कारण जो फ्लूइड होता है ना, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जितना वेट होगा उसी के कारण। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, लिक्विड जो फ्लो करता है एट द गिवन डेप्थ प्रेशर रिमेन द सेम। जितना ही गहराई में जाएंगे ना तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द हाइट और डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ये हाइट पे और डेप्थ पे डिपेंड करता है क्या प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। शेप और साइज ऑफ कंटेनर इंडिपेंडेंट यानी डिपेंड नहीं करता है।
इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स आपको लर्न रखना है कि एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स है, अब ट्रस्ट फोर्स है क्या। डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको। द बायंट फोर्स और बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स exerted on an object wholly or partially immersed in a fluid. This upward force is also called upthrust. Due to the buoyant force, a body submerged partially and fully lose weight appear to be light. बायंट फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम पानी में पूरी तरह से या फिर पार्शियली हम पानी में क्या किए, डुबा दिए हैं। तो एक अपवर्ड फोर्स होता है जिसको हम अपथ्रस्ट के नाम से जानते हैं। इस बायंट फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में पूरी तरह से या फिर पार्शियली आधी तरह से क्या करता है, डूबता है, जिसमें क्या करता है, अपने वेट को तो वो खो जाता है और उसका वेट क्या बन जाता है, लाइटर बन जाता है, यानी हल्का बन जाता है पानी में। समझ आया बायंट फोर्स क्या होता है? सिंपली याद रखना है कि बायंट फोर्स एक टाइप का अपथ्रस्ट फोर्स है। कुछ फैक्टर होते हैं बायंट फोर्स के पीछे। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जितना फ्लूइड का डेंसिटी होगा तो बायंट फोर्स क्या होगा, द डेंसर फ्लूइड यानी कि जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें बायंट फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब डेंसिटी आपके किसी भी फ्लूइड की ज़्यादा होगी तो बायंट फोर्स से ज़्यादा होगा, जब डेंसिटी कम होगी तो बायंट फोर्स से कम होगा। वॉल्यूम सेकंड फैक्टर है। वॉल्यूम में फिर सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ज़्यादा लार्ज यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बायंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा, उसके ऊपर ज़्यादा बायंट फोर्स लगेगा और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कम बायंट फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यानी फ्लोटेशन का कुछ लॉ होता है, नियम होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है द बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कोई भी बॉडी होगा वो लिक्विड पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा या फिर तैरेगा जब उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। तो सेकंड लॉ क्या है, अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट एनी सबमर्ज डेप्थ इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा ना तो जितने भी डेप्थ में उसको डुबाया जाएगा तो उसका जो डेंसिटी होगा बॉडी का वो लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। किसके? लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। थर्ड क्या है, अ बॉडी विल सिंक इन अ लिक्विड इफ द डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोई भी बॉडी लिक्विड में डूब जाता है इसके कारण, क्योंकि जो बॉडी का डेंसिटी है वो ज़्यादा है लिक्विड के डेंसिटी से, इसी के कारण। कुछ टर्म यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या क्या टर्म है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग, यानी जो बायंट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है। सिंकिंग यानी डूब जाता है, यानी कि जब बायंट फोर्स वेट के क्या होगा, कम होगा। सस्पेंडेड यानी कि क्या होगा, जब बायंट फोर्स अप्रॉक्सीमेटली वेट या फिर डेंसिटी के बराबर रहता है तो क्या होता है, वो केस बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन अ सी वाटर देन फ्रेश वाटर। सी वाटर में हम इजीली हम क्या करते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? डेंसिटी। सिंपल से क्या है कारण आपका है डेंसिटी, आप आंसर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है कि आपका लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? Archimedes principle states that when an object partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force that is equal to the weight of fluid displaced by the object. इन्होंने सिंपल से एक बात बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में गिराएंगे आप तो जो फ्लूइड से कुछ पानी निकलता है बाहर ना, तो वो पानी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। किसके? ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। जितना निकला होता है ना उतना ही ऑब्जेक्ट का वेट गया रहता है उसमें। क्लियर है? यहाँ पे कुछ यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है। जैसे सबमरीन है, क्या सबमरीन एक एप्लीकेशन है कुछ, आइए इसको समझ लेते हैं। एप्लीकेशन, सबमरीन फ्लोट और सिंक आर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इन टैंक मूव वाटर एंड इट इज हैवियर एंड द सिंक बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज लेस देन द वेट। लेस वाटर मेक इट लाइटर एंड इट फ्लोट बिकॉज द बायंट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट। यहाँ पे सबमरीन का केस बताया जा रहा है। सबमरीन जो होता है वो सबमरीन यानी पनडुब्बी, पानी में क्या होता है, डूबा हुआ रहता है। क्यों डूबा हुआ रहता है? क्योंकि उसमें कुछ पानी भरा रहता है। उस पानी को निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, थोड़ा ऊपर आता है, और जब उस पानी को फिल कर दिया जाता है तो क्या होता है, डूबा रहता है। यही कारण है क्या सबमरीन पे, यानी कि उसका वेट यहाँ पर, यानी इस पर क्या लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग रहा है। उसमें जब पानी भरते हैं तो नीचे रहता है, जब उसमें से पानी एक्सपोज या निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ और प्रिंसिपल दिए गए हैं। पहला यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं क्या।
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कौन सा चैप्टर? हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आपने यहाँ पर कंप्लीट समझ गए होंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पर समझा है। इसके नोट्स अच्छे से आप बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स को आपको रीड कर रिवाइज करते रहना हमेशा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।